सजाद साहब करगिल से हैं, और सजाद साहब आप लोग आपका नाम सज्जाद करगिल है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर रीजन को वैसे आपने बहुत उनके लिए एक्टिविज्म किया। जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े किए गए, उसमें से लेह लद्दाख को अलग किया गया और जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, और आज भी आप लोग फिर से एक लड़ाई लड़ रहे हैं उस जगह। जी और आपके जी पास भी जब उस दिन मैंने आपसे बात की थी, वहां के जो विजुअल्स थे, सोनम वांगचुक साहब वहां एक बड़ा अनशन कर रहे हैं, 35 दिन का अनशन है, क्योंकि जैसा बताया गया कि पिछली बार वो 28 दिन का था, इस बार एक हफ्ता और बढ़ा दिया है। लेकिन वहां पे भी मुझे नजर आए सब यूथ थे, और मैं इसलिए तो क्या, सोनम वांगचुक मतलब इस देश का यूथ, जैसा नेहा जी कह रही है, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और दूसरा ये है कि मतलब बीजेपी अगर अन्ना आंदोलन पे चढ़ के वापस आज आई थी यहाँ, क्योंकि वो 2013 का आंदोलन था, सही था गलत था आज इसकी हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उस आंदोलन को जो दिशा और उसका जो पैनापन दिया था वो यूथ ने दिया था, युवाओं ने दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो क्या आज आप लोग जब वहां एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा वहां पहुंची, राहुल गांधी वहां पहुंचे, तो मैं भी उस समय कश्मीर में था, तो सबसे ज्यादा युवा साथ चल रहे थे, और वो कश्मीर जहां पे ये बताया जा रहा था कि साहब यहाँ तो इतना आतंकवाद है, और यहाँ तो बिल्कुल गोली मार दी जाती है, गोली दिन में चलती रहती है। उस समय तो राहुल गांधी वहां गए थे, ना कोई गोली थी ना कोई वो था, लोग घरों से बाहर निकल के आ रहे थे। वही जो यूथ था जिसके ऊपर ये हरदम, और खास करके मैं जम्मू कश्मीर इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के यूथ ने शायद जितना सहा है, उतना मैं किसी किसी के उसको कमतर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के यूथ ने बहुत सहा है। आज जब हम पूरे देश में, हमारे लिए इंटरनेट स्मार्टफोन बहुत आसान चीज है, आपको सालों से ये चीजें आपकी बंद कर दी जाती है, मुहैया नहीं होती हैं, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। ऐसे में में इस देश का आपको कभी लगता है कि यूथ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वही है सज्जाद साहब। और जरा जम्मू कश्मीर के बारे में बता दीजिएगा कि यूथ मूवमेंट वहां कितना इंपॉर्टेंट है इस समय, सोनम वांगचुक की सारी जो धार है वो आप ही लोग दे रहे हैं, सज्जाद साहब। आनंद जी, आनंद जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एक बात ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो सवाल राहुल गांधी जी उठा रहे हैं वो केवल सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा या राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, वो देश का मुद्दा है, देश का इश्यू है। और लद्दाख से लेकर के मणिपुर तक पूरा देश इस वक्त लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहा है। वो हबीब जालिब ने कहा था कि वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। ये मशीन गन से मोहब्बत नहीं सिखाई जाती है, ये कश्मीर के लोगों ने भी बोल दिया है, मणिपुर के लोगों ने भी बोल दिया है। और इस देश की ताकत, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश की डेमोक्रेसी है। इकबाल ने एक शेर कहा था, आईन नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल बहुत कठिन है कौमों की जिंदगी है में। ये जो आईन नौ और तर्ज कोहन है, ये यूथ की तरफ इशारा है। और ये जो यूथ है, ये किसी भी देश की ताकत होती है, और हमारे देश की भी ताकत यही यूथ है। और अगर सरकार चाहे, और जिस तरीके का काम हो रहा है इस वक्त, वो यूथ को ही मोबिलाइज करने में हो रहा है। ये जो वर्गलाने की बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है, तो क्या आप नहीं समझते जो कह रहे थे कि कपड़ों से पहचानो, क्या ये वर्गलाना नहीं था? क्या जो संवैधानिक पद पे बैठ करके हेड स्पीचेस में मुलविस हैं, क्या ये वर्गलाना नहीं है? और आज हम देख रहे हैं कि ये यूथ से कितने डरे हुए हैं कि कुछ एक्टिविस्ट्स को सिर्फ 5 साल इसलिए बंद रखा है और उनके खिलाफ इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे थे। और सवाल उठाना, प्रश्न पूछना जो है, वो आज के दौर में सबसे बड़ा गुनाह बन गया है। हम पिछले 5 साल में पूरे हिंदुस्तान भर में, देश भर में, लद्दाख के लिए कहा गया कि ये तो बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ तो फेस्टिवल होते हैं, यहाँ तो टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। चले भाई, अब तो गर्मियाँ गर्मियाँ आ गई, छुट्टियां हो गई, चलो थोड़ा लद्दाख घूम के आएंगे। उसी लद्दाख के अंदर पिछले 4 साल में लोग -17 में भी प्रोटेस्ट किया लोगों ने। और सरकार की जो पॉलिसीज है, जो फेलियर स्टेटअप है, जो यूटी का जो फेलियर सेटअप है, उसके खिलाफ आंदोलन पिछले 4 साल 6 साल से जारी है। और पिछले 6 साल में सरकार एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने जो लद्दाख के विषय पे बनाई, उसका मेंबर होने की हैसियत से और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेंबर होने की हैसियत से मैं ये जिम्मेदारी से आपके पास ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, पिछले 6 साल में सरकार एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में लद्दाख में नाकाम रही है। पब्लिक सर्विस कमीशन वहां है नहीं। 370-35A के बाद जो है आपने देखा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। 6 शेड्यूल के लिए पूरा लद्दाख लड़ रहा है। और इस वक्त आपने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर देखा किस तरह इन्वायरमेंट की वजह से, जो क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से लोगों को बेतहाशा नुकसान का सामना करना पड़ा। ये आइंदा आने वाले दौर में लद्दाख में भी देखा जा सकता है अगर सरकार की तरफ से क्रोनी कैपिटलिस्ट को खुश करने वाली पॉलिसी जबरदस्ती इंपोज नहीं की गई तो हम बचेंगे। अगर इंपोज की गई जिस तरह का इनका इरादा है तो हमें भी नुकसान हो सकता है। ये चीजें लद्दाख में भी देखी जा सकती है। और पिछले 6 साल में न कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी, न मेडिकल कॉलेज, न एग्रीकल्चर कॉलेज, कुछ भी नहीं। और जो ऑलरेडी हमारे पास था, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और लैंड राइट्स, सबसे जो है पूरा लद्दाख वंचित है। और आज 10वां दिन है। सोनम वांगचुक जो हमारे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, ले एपेक्स बॉडी के मेंबर हैं, वो अनशन में है। पूरे लद्दाख में जो है इस वक्त जो है हाहाकार मची हुई है। और सरकार की तरफ से और गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से उन तमाम न्यूज़ को सेंसर कर रखा है। और देश प्रचार में लगा हुआ है कि राहुल गांधी जो है वर्गला रहे हैं, राहुल गांधी उकसा रहे हैं। भाई मसला राहुल गांधी का नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल का है, ना अखिलेश यादव का है, बल्कि इस देश का मसला है। डेमोक्रेसी इस देश का मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना हर किसी की जिम्मेदारी है और खुद बीजेपी की भी जिम्मेदारी है। और उनकी न्यायिक उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि वो अपनी न्यायिक जिम्मेदारी समझते हुए जो कुछ भी इस वक्त गंद मची हुई है पूरे देश के अंदर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो, चाहे सरकार के बैठे हुए बहुत सारे नेताओं की तरफ से हो, तो इस पर रोक लगाए और अपना जो है राजधर्म, जिस तरह वाजपेयी ने मोदी जी के लिए कहा था राजधर्म का पालन करो, तो उस राजधर्म का पालन करने की जरूरत है। सज्जाद साहब आपके पास फिर आ जाऊं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं अभी 2-3 दिन पहले, दर्शकों को नहीं मालूम होगा, मैं जल्दी उनसे बात करके आपके सामने लाऊंगा। एक नाम है अब्दुल वाहिद शेख। अब्दुल वाहिद शेख साहब 2006 के बंबई ब्लास्ट में उनको पकड़ा गया था। 19 साल बाद छूटे हैं जेल से निर्दोष होके। Who is going to pay for those 19 years? 19 साल उस व्यक्ति, उस एक यंग लड़के को। चंद्रभूषण साहब आपके को जब भी आवाज मिल जाए आप बोल दीजिएगा। आपको आवाज मिल रही है तो मैं आपको चाहूंगा कि आप आ जाइए मेन। नहीं, मेरे ख्याल में फ्रीज है फ्रेम। तो सज्जाद साहब, वो जो अब्दुल वाहिद शेख साहब हैं, 19 साल उसका इस देश की जो भी हुकूमत थी, जिस किसी को जवाब देना होगा। और अगर इन लोगों को इस देश का एक कोई नेतृत्व, एक कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई आप जागो, अपने अधिकार मानो, समझो उसको, और दूसरी तरफ मोदी जी जिनकी खुद डिग्री का बताने में मुश्किल है, वो लोगों को बताते हैं कि कैसे एग्जाम में पर्चा लिखो, कैसे राइटिंग लिखो। खुद आप चाहिए कि मन की बात करके बच्चों को जबरदस्ती सामने बिठा के आपका ट्रांजिस्टर पे उल्टी सीधी, मतलब बिना बात के सिर पैर की बातें सुनाई जाएं। स्कूल कॉलेज में ऑफिशियल ऑर्डर गए हैं कि आप कैसे मोदी जी की बर्थडे के समय क्या क्या करिए। और ऐसे समय इस पार्टी का ये कहना कि नहीं, मेरे हिसाब से तो आपका 90% एड्रेस यूथ ही के लिए होना चाहिए। आपकी पॉलिसी यूथ ड्रिवन होनी चाहिए। यूथ अपने आप ठीक हो जाएगा तो ये देश ठीक हो जाएगा। मैं इस पे भी सज्जाद साहब, जो अब्दुल वाहिद शेख हैं, इस तरह के तमाम एग्जाम्पल कश्मीर में मिल जाएंगे। बच्चे 10-10 साल, 12-12 साल जेल में रहने के बाद निकले और पता लगा निर्दोष थे। नो, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? साजिद साहब। आनंद जी, देखिए, मेरे एक दोस्त है मोहम्मद आमिर, 8 साल जेल में रहे। वो टेरर एक्यूज थे और 8 साल के बाद वो बरी हुए, बाइज्जत बरी हुए। और कहा गया कि जो भी इल्जामात इनके ऊपर थी वो सब बेबुनियाद थे। और इस तरह के हजारों तरह के केसेस हैं। कश्मीर के बहुत सारे यूथ, हजारों यूथ्स जो है देश की डिफरेंट जेल्स में हैं और इनके ऊपर अभी तक कोई चार्जशीट नहीं, कोई मुकदमा नहीं। आज तक वो जेल में हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। 2019 में तो भारत सरकार ने, खासकर मोदी सरकार की मैं बात करूं, कि इन्होंने पूरे कश्मीर को एक डिटेंशन सेंटर में तब्दील कर दिया था, जहां रूलिंग पार्टी से लेकर अपोजिशन पार्टी जो भी आज है, उमर अब्दुल्ला साहब से लेकर के हर कोई, तकरीबन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को बंद करके रखा गया तकरीबन 1-1.5 साल। इवन अपोजिशन लीडर्स को भी
कश्मीर श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई, वो जब कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लेने आए थे। जबकि इनके अपने जो मित्र हैं, जो यूरोपियन यूनियन के लोग थे, उनको लाया गया और डल की सैर वेर करा करके इनको बाजाब्ता स्टेट गेस्ट बनाकर इनको भेजा गया। तो ये जो अप्रोच है गवर्नमेंट का, ये अप्रोच जो है वो लोगों के हित में नहीं है, न देश के हित में। देखिए, एक चीज है, मच्छर सबको काटता है, मलेरिया उसको होता है जो अंदर से कमजोर हो। तो हमारा देश अगर अंदर से मजबूत हो तो बाहर से जितना भी कमजोर दिखे, हमारा देश हमेशा मजबूत रहेगा और कोई भी बैरूनी अंदरूनी ताकत उस देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब अंदर से ही हालात खराब हो, आपके अपने ही लोग हुकूमत से नाराज हों, आज मणिपुर की हालत देख लीजिए क्या हो गया, आज असम के अंदर देखिए किस तरीके से जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके घरों को चुन चुन कर जो है बिल्डोज किया जा रहा है, जो बंगाली जुबान जो है वो बोलते हैं। अच्छा, इसी तरीके से कश्मीर की सूरत हाल देखिए, किस तरीके से यहाँ लोगों से रिप्रेजेंटेशन छीनी गई और एक स्टेट को डाउनग्रेड कर दिया गया और मन मर्जी की पॉलिसीज यहाँ पे थोपी जा रही हैं। किस तरीके से डाउनग्रेड किया गया और आज पूरा लद्दाख प्रोटेस्ट कर रहा है। किसानों की आप बात करें, दलितों की आप बात करें, महिलाओं की आप बात करें, देश के अंदर इतने मुद्दे हैं कि हर मुद्दा अपने आप में एक एहतसाब चाहता है, अकाउंटेबिलिटी चाहता है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि मोदी जी अपने मन की बात तो सुनाते हैं जबरदस्ती, लेकिन देश के मन की बात सुनना पसंद नहीं करते हैं और उनको गवारा भी नहीं है। इसीलिए देखिए, जब इस तरह के हालात जो है पैदा होते हैं, तब जो है सरकार को यूथ का अवेयरनेस जो है वो डरा देता है। आज सरकार को किसी चीज से खतरा नहीं है, और अगर किसी चीज से खतरा है तो वो है जवानों की जो बेदारी है, बसीरत है, जिसे हम कहते हैं अवेयरनेस है। ये अवेकनिंग जो हो रही है यूथ के अंदर, किस तरीके से हमारा वोट चोरी किया जा रहा है, किस तरीके से हमारे रिसोर्स को लूट करके दो चार लोगों के जेब में डाला जा रहा है, किस तरीके से इस देश को क्रोनी कैपिटलिस्ट के हाथों असीर बनाया जा रहा है। और किस तरीके से अगर आनंद जी एक कंपनी के खिलाफ बोल देते हैं तो ऐसा ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे ये देश के खिलाफ बोल रहे हूं। देश को कंपनी बनाया गया है तो कंपनी को देश समझा जा रहा है। ये इस माइंडसेट से बाहर निकालने की जरूरत है, और जिस तरीके से लोगों के माइंड को हैक करने की जो पॉलिटिक्स है उससे देश को बचाने की जरूरत है। और इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा था कि जो नहीं समझता है, जो अवेयरनेस की बात करता है, जो बेदारी की बात कर रहा है, उनको आपके पास देने के लिए पीएसए है, यूएपीए है और इलीगल डिटेंशंस हैं। और आपने जो है तकरीबन तमाम हर जगह जो है अपना असर और नफूस जो है वो रखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन से लेकर के जुडिशरी तक को आप जो है वो असरअंदाज करते हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। यही वजह है कि इस देश के नागरिक को, यूथ्स को टिकटॉक से बाहर आकर के, रील्स की दुनिया से बाहर आकर के चीजों को समझने की जरूरत है और इस देश के फ्यूचर को अपने हाथ में लेने की जरूरत है। और जब तक हम अपने हाथ में इस देश के फ्यूचर को नहीं लेंगे, हम समझेंगे नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी और ये अपने साथ भी नाइंसाफी होगी और देश के साथ भी नाइंसाफी होगी। यहाँ एक बार फिर मैं बताऊं, देखिए मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं, न मेंबर हूं। हम लोग कभी कभी राहुल गांधी साहब के भी बहुत सारे स्टेटमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज को आंख बंद करके क्रिटिसाइज करें। बहुत सारी चीजें हैं जो राहुल गांधी जी इस वक्त कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वोट चोरी का मामला है, जिसे बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने उठाया है, क्योंकि मैं खुद 2019 में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस मैंने लद्दाख में लड़ा है और मैं सेकंड रहा हूं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। मैंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ा है और हमारा एक इलाका पड़ता है जांस्कार, जहां न मेरे अपोजिशन में दो जो कैंडिडेट थे, कांग्रेस का कैंडिडेट था, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, हम तीनों में से किसी का भी एजेंट को वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई। पूरे 8,000 वोट एक साइड में पड़ गए और उसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह का सहयोगी बना रहा और तीनों कैंडिडेट ने इसके खिलाफ जो है अपील भी की, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं हुआ। तो एक तरह का सिस्टमेटिक हैक हुआ ना, सिस्टमेटिक चोरी हो गई जो सरकार की तरफ से हुई, इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई। तो ये सिस्टम जो है आज से नहीं बल्कि 2014 से जो है तकरीबन जारी है और 2019 में ये हमारे साथ बीता हुआ चीज है जिस पर हमने अपना रेजल्टमेंट शो भी किया था। लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है जो गुजरा है
उसको छोड़ें, जो आइंदा है उसको बचाएं, उस पर जो गुजरा है उससे सबक लेने की जरूरत है, जो हमारा फ्यूचर है उसको संभालने और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है।